जब हम भारत में यूरोपीय शक्तियों के आने की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि ये सिर्फ एक खोज की कहानी थी, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा था। असल में ये एक ऐसी जबरदस्त रेस थी जिसने हमारे पूरे सबकॉन्टिनेंट का नक्शा, उसकी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो चलिए समझते हैं कि यह सब हुआ कैसे और क्यों। तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भारत के लिए ये रेस शुरू कैसे हुई, फिर उनके आने के पीछे असली मकसद क्या थे। तीसरा, ये जानेंगे कि कैसे व्यापार देखते ही देखते राज में तब्दील हो गया, और आखिर में इस सब का हम पर और कैसा असर पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत के लिए एक दौड़। देखते हैं कि कैसे यूरोप की बड़ी बड़ी समुद्री ताकतें एक के बाद एक यहाँ पहुंची। तो ये सब शुरू हुआ 1 साल से, 1498। ये वो साल था जब पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत तक एक नया समुद्री रास्ता खोज निकालता है। अब देखिए, ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। समझिए कि भारत में यूरोप के दखल का दरवाजा इसी एक पल ने हमेशा के लिए खोल दिया था। जैसे ही पुर्तगाली आए, समझिए रेस का बिगुल बज गया। उनके ठीक पीछे पीछे 1600 के दशक की शुरुआत में डच आ गए। फिर 1608 में अंग्रेजों ने सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एंट्री मारी। और भाई फ्रांसीसी कैसे पीछे रहते, वो भी जल्द ही इस मैदान में कूद पड़े। मतलब देखते ही देखते सिर्फ 1 सदी के अंदर भारत का पूरा कोस्टल एरिया इन ताकतों के लिए एक पॉलिटिकल अखाड़ा बन चुका था। और हाँ, ये लोग सिर्फ मेहमान बनकर नहीं आए थे, ये तो यहाँ अपने अड्डे बना रहे थे, अपनी जड़ें जमा रहे थे। पुर्तगालियों ने गोवा को अपना किला बना लिया, अंग्रेजों ने सूरत को अपना बेस बनाया, और फ्रांसीसियों ने पंडिचेरी को अपना गढ़। ये सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट्स नहीं थे, नहीं, ये भारत में उनके बढ़ते दबदबे का, उनकी बढ़ती ताकत का खुला ऐलान थे। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब लोग भारत आए ही क्यों? ऐसी क्या चीज थी जो इन्हें हजारों मील का खतरनाक समुद्री सफर तय करने पर मजबूर कर रही थी? चलिए इसके पीछे के असली मकसद जानते हैं। तो देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजहें थीं। पहला और शायद सबसे बड़ा था पैसा। भारत के मसाले, रेशम, इन सब का व्यापार इतना फायदेमंद था कि कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता था। दूसरा कारण था पावर, यानी ताकत, अपनी हुकूमत को बढ़ाना, दुनिया में अपना दबदबा कायम करना। और हाँ, कुछ के लिए एक मकसद धर्म का प्रचार करना भी था। तो कह सकते हैं कि पैसा, पावर और धर्म, ये 3 चीजें थीं जो इन्हें भारत खींच लाईं। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे बड़े, सबसे अहम टर्निंग पॉइंट पर। आखिर ये व्यापारी शासक कैसे बन गए? ये तीसरा हिस्सा हमें इसी हैरान कर देने वाले बदलाव की कहानी बताएगा, जहां व्यापार करने का इरादा धीरे धीरे राज करने की भूख में बदल गया। ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, ये जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, वो लोग आए थे एक व्यापारी बनकर, जिनका सीधा सा मकसद था यहाँ के बाजारों और रिसोर्सेज तक पहुंचना। लेकिन वो बन क्या गए? शासक, जिन्होंने यहाँ अपनी सरकारें तक बना ली। ये तो मतलब बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि कोई मेहमान बनकर घर में आए और फिर घर के मालिक पर ही कब्जा कर ले। और इस पूरे खेल का अगर कोई सबसे बड़ा खिलाड़ी था तो वो थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जरा सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी, एक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो धीरे धीरे अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को पछाड़कर भारत की सबसे बड़ी यूरोपियन ताकत बन जाती है। इसने न सिर्फ डच और फ्रांसीसियों को साइडलाइन किया, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आगे चलकर दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बनने वाला था। तो ठीक है, ये सब तो हुआ, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर आखिर असर क्या पड़ा। चलिए अब आखिरी हिस्से में इसकी विरासत को समझते हैं। और ये एक ऐसी विरासत है जिसके निशान आज भी हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, हर जगह मौजूद हैं। देखिए, इसका असर बहुत गहरा था और काफी मिला जुला भी। एक तरफ तो भारत पर एक विदेशी हुकूमत थोप दी गई और हमारे देश के रिसोर्सेज का जबरदस्त शोषण हुआ। वहीं दूसरी तरफ इन ताकतों की जो आपसी लड़ाइयां थीं, उन्होंने भारत की पॉलिटिक्स और सोसाइटी का पूरा चेहरा ही बदल कर रख दिया। उन्होंने यहाँ नए कानून लाए, नया एजुकेशन सिस्टम, नया एडमिनिस्ट्रेशन, और इन सब की जो विरासत है